हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKGS वाला 98 में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का NCERT बुक और एक ही वीडियो में हम लोग पूरा बुक का संपूर्ण रिवीजन, क्विक रिवीजन करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हम लोग क्लास 6 के बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर से लेके अंतिम चैप्टर तक 12-13 चैप्टर है। पूरा को इसमें से निचोड़ निकाला गया है और सबको इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्लास 6 का NCERT है, बने रहिए। फर्स्ट है पौधों और जीवों में विविधता। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अलग अलग रूपों और प्रकारों को क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। अलग अलग जीव जंतु या पेड़ पौधा जो भी है, अलग अलग रूप और प्रकार जो होता है उसी को हम विविधता कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करते हैं तो एक छोटा गुलाब का पौधा और एक बड़ा बरगद का पौधा, दोनों पेड़ है लेकिन दोनों का स्वरूप यानी रूप अलग अलग है। इसी तरह अगर एक कुत्ता और एक मछली की तुलना करें तो दोनों ही जीव है लेकिन दोनों पूरी तरह से अलग हैं, यानी ये दोनों में विविधता है। जब विविधता की बात करें तो हमारे चारों ओर मिलने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों और जीवों को जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे चारों ओर मिलने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधा और जीवों को जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर सरल शब्दों में इसको देखते हैं, सरल शब्द में कहे तो किसी एक जगह पर कितने अलग अलग तरह के जीव और पौधे एक साथ रहते हैं और उसे वहाँ की जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी एक जगह पर कितने अलग अलग तरह के जीव हैं और पेड़ पौधे हैं एक साथ रहते हैं, उसे वहाँ की जैव विविधता कहते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो एक जंगल में शेर, हिरण, बंदर, पक्षी, सांप, कीड़े मकोड़े और कई तरह के पेड़ पौधे एक साथ रहते हैं। यह सब मिलकर वहाँ की जैव विविधता बनाते हैं। वर्गीकरण का आधार की बात करें तो पौधों में और जंतुओं को उनके बीच समानता यानी एक जैसा होना और भिन्नता अलग होने के आधार पर समूह का यानी ग्रुप्स में बांटा जाता है। पेड़ पौधा हो या जंतु, उनको समानता के आधार पर या भिन्नता के आधार पर अलग समूह में बांटा जाता है। इसमें उदाहरण अगर देखें तो अगर हम गाय, भैंस और बिल्ली को एक समूह में रखते हैं क्योंकि इनके पास 4 पैर हैं। गाय, भैंस और बिल्ली को एक समूह में रखा जाता है क्योंकि इनके पास 4 पैर है। यह इनमें समानता है कि इनमें 4 पैर है। लेकिन यही पक्षी को इससे अलग समूह में रखा जाता है क्योंकि पक्षियों के पास पंख होते हैं। यह भिन्नता है। पक्षी के पास पंख है इसलिए इसकी अलग भिन्नता है, अलग समानता है, इसलिए इसको अलग रखते हैं। जबकि गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी जो भी है इसके 4 पैर होते हैं, इसको एक अलग ग्रुप में समूह में रखते हैं। ये भिन्नता है। पौधों में विविधता की बात करें तो पौधों में जड़, तना, फूल और पत्तियों की विशेषता के आधार पर समानताएं और भिन्नताएं होती है। क्या होती है? पेड़ पौधों में जड़, तना, फूल और पत्तियों की विशेषता के आधार पर समानता और भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण की बात करते हैं भिन्नता, मनी प्लांट का तना बहुत कमज़ोर होता है जबकि आम के पेड़ का तना बहुत मजबूत और लकड़ीदार होता है। गुलाब के पौधे में फूल आते हैं लेकिन मनी प्लांट में वैसे फूल नहीं दिखते हैं। ये सब क्या है? पेड़ पौधे में भिन्नता है। समूहन की बात करें, समूहन क्या है? सामान्य विशेषताओं जैसे एक गुणों के आधार पर चीज़ों को व्यवस्थित करने या छांटने की प्रक्रिया को समूहन यानी ग्रुपिंग कहते हैं। सामान्य विशेषता जैसे एक गुण के आधार पर अगर चीज़ों को व्यवस्थित करके या छांटने की क्रिया जो होती है उसे समूहन यानी ग्रुपिंग कहते हैं। अगर इससे उदाहरण के आधार पर समझते हैं तो देखिए, अपनी रसोई में आप सभी मसालों को एक जगह रखते हैं और बर्तनों को दूसरी जगह रखते हैं। क्या है? रसोई में आप सभी मसालों को एक जगह रखते हैं और बर्तन को दूसरी जगह। इसी तरह विज्ञान में एक जैसे दिखने या काम करने वाले जीवों को एक ग्रुप में रख दिया जाता है ताकि उन्हें पढ़ना आसान हो सके। क्या हो सके? पढ़ना आसान हो सके। पौधों के प्रकार की बात करें, पौधों की प्रकार ऊंचाई, तने के प्रकार और शाखाओं यानी ब्रांचेस के पैटर्न के आधार पर पौधों को 3 मुख्य भाग में बांटा जाता है। पौधा को किस आधार पर बांटा जाता है? ऊंचाई, तना के प्रकार और शाखा के आधार पर पौधों को 3 मुख्य भाग में बांटा जाता है। फर्स्ट की बात करें साग यानी कि हर्ब्स। ये पौधे बहुत छोटे और हरे कोमल तने वाले पौधे होते हैं। साग क्या होते हैं? बहुत छोटे और हरे कोमल तने वाले होते हैं साग।
जैसे कि धनिया, पुदीना, गेहूं और धान, ये सभी साग के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत छोटे और हरे कोमल पत्ते तने वाले होते हैं। झाड़ी सब्ज़ की बात करें, ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं जिनका तना कठोर होता है और शाखाएं ज़मीन के पास से निकलती है। क्या होती है? झाड़ी में ये पौधे कठोर होते हैं लेकिन इनकी शाखाएं ज़मीन के पास से निकलती है। जैसे कि देखते हैं उदाहरण में गुलाब, नींबू और गुड़हल, ये कठोर डाली वाले होते हैं लेकिन इनके तना जो है ज़मीन के पास से निकलता है। तीसरा देखें वृक्ष, ट्रीज, ये बहुत ऊंचे होते हैं, मजबूत और मोटे तने यानी धड़ वाले पेड़ होते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो आम, नीम और बरगद, ये पेड़ का 3 वर्गीकरण है। क्या है? पहला है साग, बहुत छोटे और कोमल तने वाले। दूसरा है झाड़ी, ये मध्यम आकार के होते हैं और शाखा ज़मीन के पास से निकलते हैं जैसे गुलाब, नींबू, गुड़हल। और वृक्ष ये तीसरे नंबर पर है, ये ऊंचे तने और मजबूत तने वाले होते हैं और जैसे कि आम और अनार होते हैं। क्या होते हैं? आम, नीम और बरगद के पेड़ होते हैं। बीज के प्रकार की बात करें तो बीजों में मौजूद बीज पत्र साइटोलिडॉन्स, क्या होता है? बीज के अंदर की दाल या पत्ती जैसी संरचना होती है बीज पत्र। इनकी संख्या के आधार पर इन्हें 2 समूह में बांटा जाता है। बीज के प्रकार के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा जाता है। क्या होता है? जैसे एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। एक बीजपत्री मोनोकॉट, क्या मोनोकॉट होता है? जिन बीजों को तोड़ने पर वे 2 बराबर हिस्सों में नहीं बंटते हैं, उनमें केवल एक बीज पत्र होता है, उसे एक बीज पत्री कहते हैं। क्या है? जिन बीजों को तोड़ने या 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता है, उसे एक बीज पत्र कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं तो मक्का, गेहूँ, चावल और घास, ये सभी एक बीज पत्री है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री, तो यहाँ एक बीज पत्री क्या है? मक्का, गेहूँ, चावल और घास। वहीं 2 बीज पत्री की बात करें डाइकोट की, तो ये जिन बीजों को आसानी से 2 बराबर दालों या हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, उनमें 2 बीज पत्र होते हैं, उसे 2 बीज पत्री कहते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं चना, मटर, मूंगफली और आम की पटली। क्या है? चना, मूंगफली, मटर, आम की पटली जो है ये 2 बीज पत्री की है। वहीं अगर मक्का, गेहूं, चावल की बात करें ये तो एक बीज पत्री के अंतर्गत आता है। भोजन की विविधता के आधार पर देखें तो फूड डाइवर्सिटी, इसका अर्थ होता है भारत के अलग अलग राज्यों में लोग अपनी पसंद और संस्कृति के अनुसार अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं। इसे भोजन की विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड डाइवर्सिटी, यानी भारत के अलग अलग राज्यों में लोग अपनी पसंद के हिसाब से अलग अलग भोजन कहते हैं, उसे भोजन की विविधता कहते हैं। अगर इसमें हम उदाहरण के थ्रू समझे तो उत्तर भारत में लोग रोटी और पराठे ज़्यादा खाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में इडली, डोसा और चावल मुख्य भोजन है। क्या है? जैसे रोटी और पराठे कहाँ खाया जाता है? उत्तर भारत में मैक्सिमम लोग खाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में इडली, डोसा और चावल प्रमुख भोजन है। ये भोजन की विविधता के अंतर्गत ही आता है। दूसरा करें खान पान के प्रकार, फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड हैबिट्स। इसका अर्थ होता है कि हम क्या खाते हैं, यह किस बात पर निर्भर करता है कि हमारे आसपास क्या आसानी से मिलता है, हमारा स्वाद कैसा है और हमारे परिवार की परंपरा क्या है। ये खान पान की प्रकार है। अगर इसको उदाहरण के थ्रू समझते हैं तो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग, जैसे केरल या गोवा में रहने वाले लोग, मछली और नारियल ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ यह आसानी से मिल जाता है, इसलिए ये वहाँ का मुख्य फसल हो जाता है, मुख्य फूड हो जाता है। आधुनिक बदलाव की बात करें इसमें मॉडर्न चेंजेस, पुराने ज़माने के मुकाबले में आज खाना पकाने के तरीक़ों और बर्तनों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। जैसे कि पहले खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनता था, जबकि अभी लकड़ी पर नहीं बनता है। पहले बनता था मिट्टी के चूल्हे, लकड़ी पर, लेकिन आज गैस स्टोव, इंडक्शन और माइक्रोवेव के उपयोग से बनता है। क्या बनता है? पहले खाना मिट्टी के चूल्हे और लकड़ी पर बनता था, लेकिन आज गैस स्टोव, इंडक्शन और माइक्रोवेव के उपयोग से बनता है। ऊर्जा और सुरक्षा की बात करें तो एनर्जी एंड प्रोटेक्शन, भोजन हमारे शरीर के ईंधन की तरह है। यह हमें काम करने की ताकत देता है, बढ़ने में मदद करता है और बीमार होने से बचाता है। क्या है? ऊर्जा और सुरक्षा की बात करें तो भोजन क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन की तरह होता है, जो कि हमें काम करने की ताकत देता है, बढ़ने में मदद करता है और बीमार होने से बचाता है। जैसे कि दौड़ने या खेलने के लिए हमें ताकत भोजन से मिलती है, भोजन न मिलने पर हमें कमजोरी महसूस हो जाती है।
मुख्य पोषक तत्वों की बात करते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स की। हमारे भोजन में कुछ ज़रूरी केमिकल या तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पानी और फाइबर भी शामिल है। क्या है? पोषक तत्व होता है हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पानी और फाइबर शामिल होते हैं। जैसे कि एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल, मोबिल ऑयल और पानी सब चाहिए, वैसे ही शरीर को ये सभी तत्व निश्चित रूप से चाहिए। प्रमुख स्रोत की बात करें, प्राइमरी सोर्सेस, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें तुरंत ताकत मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत और मांसपेशियों को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? जहां हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से ताकत मिलती है, वही प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत और मांसपेशियों को बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि ऊर्जा के लिए आलू, चावल, चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट और घी या मक्खन चाहिए। हमें ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? आलू, चावल, चीनी और घी या मक्खन। वहीं शरीर की वृद्धि के लिए दाल, दूध, पनीर और अंडे जैसे प्रोटीन के स्रोत हमें शरीर की वृद्धि के लिए चाहिए। और ऊर्जा के लिए आलू, चावल, चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट और घी, मक्खन चाहिए। सुरक्षात्मक तत्व की बात करें, प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स की, विटामिन और खनिज हमारे शरीर की ढाल है। ये हमें बीमारी और कीटाणुओं से लड़कर सुरक्षित रखते हैं। क्या है? विटामिन और खनिज हमारे शरीर की ढाल है जो कि हमें बीमारी और कीटाणु से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में देखें तो नींबू और संतरा, इसमें विटामिन सी होता है जो हमें सर्दी खांसी से बचाता है। क्या? नींबू और संतरा जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है, हमें सर्दी और खांसी से बचाता है। दूध में कैल्शियम खनिज तत्व होता है जो हड्डी को मजबूत करता है। क्या? दूध में कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डी को मजबूत करता है। वहीं संतरा और नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जो हमें सर्दी खांसी से बचाने में मदद करता है। संतुलित आहार की बात करें, बैलेंस्ड डाइट, ऐसा भोजन जिसमें शरीर की ज़रूरत के हिसाब से सभी पोषक तत्व, पानी और फाइबर सही मात्रा में मौजूद होते हैं, ये संतुलित आहार होते हैं। जैसे कि एक आदर्श भारतीय थाली में जिसमें दाल प्रोटीन के स्रोत हैं, चावल और रोटी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, हरी सब्जी और सलाद विटामिन व फाइबर के स्रोत है, थोड़ा सा घी हो। हमारे लिए भारतीय थाली में आदर्श भोजन क्या है? दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद और थोड़ा सा घी, ये भारतीय थाली की भोजन है। अभावजन्य रोग, डिफिशियंसी ऑफ डिसीज, क्या है डिफिशियंसी डिजीज? अगर हम लंबे समय तक किसी खास पोषक तत्व को अपने भोजन में शामिल नहीं करते हैं तो शरीर में उसकी कमी से बीमारी हो जाती है। क्या होता है? अगर हम लंबे समय तक किसी खास पोषक तत्व को भोजन में शामिल नहीं करते हैं तो उसकी कमी से हमें बीमारी हो जाती है। क्या होती है? बीमारी हो जाती है। जैसे देखेंगे कि भोजन में विटामिन ए की लगातार कमी से हमें रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिससे रात में साफ दिखाई नहीं देता है। क्या होता है? अगर हम भोजन में विटामिन ए को लगातार नहीं लेंगे तो हमें क्या होगा? रतौंधी हो जाएगा, जो कि रात में साफ से दिखाई नहीं पड़ेगा। जंक फूड की अगर बात करें तो ऐसा खाना जो स्वाद में तो अच्छा होता है लेकिन सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। जंक फूड क्या है? स्वाद में अच्छा होता है लेकिन सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ तेल और मैदा होती है जो कि अच्छी चीज़ें नहीं है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी जो है जंक फूड हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। ये सभी खाने से मोटापा बढ़ता है लेकिन शरीर की पोषण नहीं मिलता है। मिलेट यानी मोटा अनाज की बात करें, मोटा अनाज ये बहुत ताकतवर अनाज होते हैं जिन्हें उगाने के लिए बहुत कम पानी और मेहनत की ज़रूरत होती है। ये खराब मौसम में भी उग जाते हैं। मोटा अनाज जो है बहुत ताकतवर अनाज होते हैं जिन्हें उगाने के लिए कम पानी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। ये खराब मौसम में भी उग जाते हैं। मोटा अनाज में क्या है? जैसे बाजरा, ज्वार और रागी। ज्वार, बाजरा और रागी ये ताकतवर अनाज हैं। सर्दियों में बाजरे की रोटी खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सर्दी में बाजरे की रोटी खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्थानीय भोजन की बात करें, लोकल फूड, हमारे आसपास के खेतों या बगीचों में उगाई गई ताज़ी चीज़ें खाना जो हमारे शरीर के लिए, पर्यावरण दोनों के लिए बेस्ट है। क्या है? ताज़ी सब्जी खाना हमारे शरीर और पर्यावरण दोनों के लिए बेस्ट है। उदाहरण के लिए देखें तो कोल्ड स्टोरेज या दूसरे देश से मंगाकर फलों के बजाय अपने गांव में अगर हम शहर के बाज़ार
शहर के बजाय अपने गांव या शहर के बाज़ार से ताज़ी सब्जियां अगर खरीद कर खाते हैं कोल्ड स्टोर या दूसरे देश से मंगाए गए फलों की तुलना में, तो ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। खाद्य मिल की बात करें, फूड माइल, जहाँ पैदा हुआ है खाना, जहाँ पैदा हुआ है वहाँ से आपकी थाली तक पहुँचने में उसे जितनी दूरी तक उसे दूरी तय की है उसे फूड माइल कहते हैं। यह जितना कम हो उतना अच्छा है। क्या है, फिर से समझते हैं। खाद्य मिल क्या होता है? फूड माइल, जहाँ खाना पैदा हुआ है वहाँ से आपकी थाली तक पहुँचने में जितनी दूरी तय करके आए उसे फूड माइल कहते हैं। और यह जितना कम हो उतना अच्छा होगा। क्या होगा? अगर जितना कम डिस्टेंस से लेकर हम खाना खाएंगे उतना अच्छा होगा, और जितना दूर का सफ़र करके भोजन हमारे थाली तक आएगा वो उतना ख़राब होता है। जैसे हम समझते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ सेब खाते हैं तो उसका फूड माइल हज़ारों किलोमीटर होगा, जो कि पर्यावरण के लिए ख़राब है। क्या है? पर्यावरण के लिए ख़राब है। लेकिन अगर आप अपने लोकल किसान से अमरूद खरीदते हैं तो उसका फूड माइल बहुत कम होता है, जो कि हमारे सेहत के लिए और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोग क्लास 6 का NCERT कवर कर रहे हैं, साइंस है, तो बने रहिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल्स। हर चुंबक के 2 सिरों या 2 छोर होते हैं, जहां उनकी चुंबकीय शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, इन्हें ध्रुव कहते हैं। यहाँ से क्या मिलता है? यानी कि पोल पर हमें सबसे ज़्यादा चुंबकीय शक्ति मिलती है, उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पोल पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा चुंबकीय पावर होती है, शक्ति होती है। एक चुंबक के 2 छोर होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल N और दूसरा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल S। अगर आप चुंबक के लोहे के गुटके को बुरादे में डालेंगे तो सबसे ज़्यादा बुरादा इन्हीं दोनों सिरों पर चिपकेगा। यानी इसका क्या अर्थ है कि दोनों पोल पर सर्वाधिक चुंबकत्व होता है। एक चुंबक के दोनों पोल पर चुंबकत्व सबसे ज़्यादा होता है। ध्रुवों के अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ पोल्स की बात करें अगर, तो चुंबक के दोनों ध्रुव हमेशा साथ होते हैं। क्या होता है? चुंबक के दोनों ध्रुव हमेशा साथ रहते हैं। आप कभी भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अलग नहीं कर सकते। क्या? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अलग नहीं कर सकते। यदि ऐसा आप एक चुंबक को बीच से तोड़कर 2 टुकड़े कर दे तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? अगर आप एक लंबे चुंबक को बीच से तोड़कर 2 टुकड़े कर दे तो ऐसा नहीं होगा कि एक टुकड़ा सिर्फ N और दूसरा सिर्फ S बन जाएगा, बल्कि दोनों टूटे हुए टुकड़ों में अपने आप N और S ध्रुव बन जाएंगे। यानी आपके पास 2 छोटे चुंबक होंगे, एक चुंबक नहीं रहेंगे। चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो चीज़ें चुंबक की तरफ खींची चली आती है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जो चुंबक की तरफ खींची जाती है उसे चुंबकीय पदार्थ। जो चीज़ें चुंबक से नहीं चिपकती है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो चुंबक से चिपकती है उसे चुंबकीय, जो नहीं चिपकती है अचुंबकीय, अनुचुंबकीय कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखते हैं तो चुंबकीय पदार्थ लोहे की कील, स्टील का चम्मच या सिक्का, ये सभी चुंबकीय है। क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। लोहे की कील, स्टील का चम्मच और सिक्का, ये सभी चुंबकीय पदार्थ है। वहीं अचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का टुकड़ा या रबर यानी इरेजर, ये सभी क्या है? अचुंबकीय है। पूछा जाता है एग्जाम में कि चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, कौन सा अनुचुंबकीय है और कौन सा चुंबकीय है, तो इसको हम याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार परीक्षा में आता है। नेक्स्ट देखते हैं दिशा निर्धारण, फाइंडिंग डायरेक्शंस। यदि आप किसी चुंबक को ऐसे धागे से बांधकर हवा में स्वतंत्र रूप से लटका दें तो वह घूमकर हमेशा एक ही दिशा में आकर रुकेगा। क्या होगा? अगर आप किसी चुंबक को एक धागे से बांधकर हवा में स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो वह घूमकर हमेशा एक ही दिशा में आकर रुकेगा। ये चुंबक क्योंकि लटका हुआ चुंबक हमेशा धरती के उत्तर यानी नॉर्थ और दक्षिण साउथ दिशा की तरफ मुंह करके स्थिर होता है। पुराने ज़माने में नाविक समुद्र में रास्ता खोजने के लिए इसी तरह का तरीके का इस्तेमाल करते थे। अगर आप एक चुंबक को धागे में लटका देंगे तो हमेशा क्या दिखाएगा? दिशा नॉर्थ और साउथ दिखाएगा। एक नॉर्थ तो दूसरा साउथ दिखाएगा। कंपास की बात करें, कंपास एक छोटा सा यंत्र यानी डिवाइस होता है जिसके अंदर एक छोटी चुंबकीय सुई लगी होती है जो आसानी से घूम सकती है। कंपास क्या होता है? एक छोटा सा डिवाइस या यंत्र होता है जिसके अंदर एक छोटी सी चुंबकीय सुई लगी होती है जो कि आसानी से घूमकर हमें दिशा दिखाती है। जैसे कि
जब आप कंपास को हाथ में सीधा रखते हैं तो वो सुई घूमकर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को बताती है। जंगल में या समुद्र में जहाँ चारों तरफ एक जैसा दिखता है वहाँ रास्ता को जानने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपास का उपयोग किया जाता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात करें, नेक्स्ट है आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्सन। प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन, जब दो ऐसे ध्रुव के पास आते हैं तो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। क्या होता है? प्रतिकर्षण क्या होता है? जब दो एक जैसे ध्रुव पास आते हैं तो एक दूसरे को धकेलते हैं, इसे प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन कहते हैं। वहीं अट्रैक्शन आकर्षण की बात करें तो दो अलग अलग ध्रुव एक को पास लाते हैं तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं, यदि आप दो चुंबक NN यानी या SS, NN हो या SS हो, सिरों को आप पास लाएंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, आप उन्हें छू भी नहीं पाएंगे। क्या होगा? जब आप एक ही SS या NN पोल को एक साथ लाएंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, इसे प्रतिकर्षण कहते हैं। वहीं अगर एक चुंबक N और दूसरा चुंबक S हो, सिरा लाए तो तुरंत एक दूसरे में चिपक जाते हैं, इसे आकर्षण कहते हैं, एक दूसरे का आकर्षण कहते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। हम क्लास 6 का साइंस NCERT देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है SI मात्रक, SI यूनिट्स। पूरी दुनिया में मापन यानी नापने की एकरूपता रखने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा तय की गई एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल है, ताकि हर देश में एक ही माप हो। क्या है? ऐसा माप यानी कि SI यूनिट एक ऐसा मापने का एकरूपता रखने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जो कि हर देश में एक जैसा मान्य हो। जैसे कि देखेंगे, यदि आप भारत में 1 किलोग्राम चीनी खरीदते हैं तो अमेरिका में दोनों जगह वज़न बराबर ही होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम एक मानक SI मात्रक है। फिर से समझते हैं, अगर आप इंडिया में 1 किलो चीनी खरीदेंगे यानी भारत में, और अमेरिका में भी 1 किलो खरीदते हैं तो दोनों का माप बराबर होगा, क्योंकि SI माप में किलोग्राम एक SI मानक मात्रक है। वहीं लंबाई का मात्रक की बात करें तो किसी दूरी या जगह की लंबाई को नापने के लिए मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई तय की गई है। ऐसा लंबाई का SI मात्रक मीटर है। क्या है? लंबाई का SI मात्रक मीटर है। जैसे कपड़े की दुकान पर कपड़ा हमेशा मीटर में मापा जाता है, वैसे ही लंबाई का SI मात्रक मीटर है। उदाहरण है कि जब भी हम कपड़ा खरीदते हैं तो मीटर में मापकर हमें मिलता है। नेक्स्ट है मापन संबंधी संबंध। मापन संबंध जो है मेजरमेंट्स रिलेशनशिप, यह अलग अलग दूरी मापने की इकाई यानी यूनिट्स को आपस में बदलने की गणितीय नियम है मापन संबंधी। उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे, जैसे कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर यानी 2 शहरों के बीच की दूरी के लिए किलोमीटर का उपयोग किया जाता है। वहीं मीटर की बात करें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जो कि कपड़े या मेज की लंबाई मापने में मीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होती है। पेंसिल की नोक जैसे बहुत छोटी चीज़ों के लिए हम सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। सेंटीमीटर का मापन किस में होता है? पेंसिल जैसे नोक में। मीटर का होता है कपड़ा या मेज की लंबाई में। और किलोमीटर का दूरी मापने में होता है एक शहर से दूसरे शहर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेफरेंस पॉइंट संदर्भ बिंदु, वह निश्चित स्थान या वस्तु जिसकी मदद से हम किसी दूसरी वस्तु या स्थिति का पता लगाते हैं, इसे स्टार्टिंग पॉइंट यानी शुरुआती बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुरुआती बिंदु कहते हैं। जैसे कि यदि आप कहें कि मेरा स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ रेलवे स्टेशन एक संदर्भ बिंदु है। गतिमान और विराम की बात करें तो मोशन एंड रेस्ट, अगर हम समय के साथ कोई वस्तु अपनी जगह बदल रही है तो वह गति होती है। मोशन क्या है? अगर कोई वस्तु अपनी जगह बदल ले समय के साथ तो वह मोशन होता है। अगर वह अपनी जगह नहीं बदले तो वह विराम होता है, रेस्ट में होता है। क्या होता है? विराम यानी रेस्ट में होता है। उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे, जैसे कि गतिमान की बात करें यानी कि मोशन में, तो सड़क पर चलती हुई कार या उड़ता हुआ पक्षी, ये गतिमान का उदाहरण है। क्या मोशन का है, मोशन का उदाहरण है। वहीं विराम की बात करें
तो ज़मीन पर खड़ा एक पेड़ या कमरे में रखी हुई मेज ये विराम का उदाहरण है। क्या है? रेस्ट का है। क्या? रेस्ट का है। नेक्स्ट देखते हैं, सरल रेखीय की गति की बात करें, रेक्टिलाइनर मोशन। क्या है? रेक्टिलाइनर मोशन। जब कोई वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा या सीधे रास्ते पर चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि एक बिल्कुल सीधी सड़क पर चलती हुई कार या सेना के जवान मार्च पास्ट यानी परेड करना। जैसे कि एक सीधी सरल रेखा की बात करें तो सीधी सड़क पर चलती हुई कार या सेना के जवान का मार्च पास्ट यानी परेड जो है एक सरल रेखा का उदाहरण है। वृत्तीय गति की बात करें तो जब कोई वस्तु एक गोल घेरे या वृत्ताकार रास्ते पर चक्कर लगाते हैं तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे छत पर पंखे की पंखुड़ियाँ की गति या कोल्हू की बेल की गति। क्या है? पंखे की पंखुड़ियाँ की गति जो है वृत्तीय गति का उदाहरण है। कोल्हू की बेल की गति भी एक वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन का उदाहरण है। दोलन गति की बात करें तो जब कोई वस्तु अपने एक निश्चित केंद्र बिंदु के आगे या पीछे इधर उधर बार बार घूमती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जब बार बार आगे पीछे करते हैं तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे दीवार की घड़ी का पेंडुलम जो टिक टिक करते हुए इधर उधर हिलता है या पार्क में झूला झूलते बच्चे की गति जो है दोलन गति का उदाहरण है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दोलन गति क्या है, सरल रेखीय गति क्या है, तो इसे समझते चलते हैं। बनावट की बात करें यानी स्ट्रक्चर कंपोजिशन, हमारे आसपास की चीज़ें या तो सिर्फ एक ही तरह की सामग्री से बनती है या फिर अलग अलग सामग्रियों को मिलाकर बनाई जाती है, इसे बनावट कहा जाता है। जैसे कि हम लोग समझेंगे, एक लोहे की कील या एक सामग्री लोहे से बनी है, इसके विपरीत एक पेंसिल या लकड़ी ग्रेफाइट यानी सिक्का और रबर जैसे कई सामग्रियाँ संयोजन से बनती है। ये सभी क्या है? वर्गीकरण है यानी बनावट का है। बनावट के वर्गीकरण के आधार की बात करें तो ये चीज़ों की उनकी समानताओं जैसे एक गुण या अंतरों के आधार पर अलग अलग ग्रुप या समूह में बांटने के तरीकों को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि अपनी रसोई में मसालों को एक तरफ रखना और बर्तन को दूसरी तरफ रखना वर्गीकरण का उदाहरण है ताकि इसे ढूंढना आसान हो जाए। दिखावट या स्पर्श की बात करें, क्या? दिखावट और स्पर्श की, तो चीज़ें दिखने में कैसी है, चमकदार या बिना चमकदार, और छूने में महसूस होती है कि कठोर है या मुलायम, ये सभी बनावट यानी दिखावट और स्पर्श का है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देखें दिखावट का तो सोने का आभूषण धूति में यानी चमकदार होता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा धूतिहीन यानी चमकहीन होता है। स्पर्श की बात करें तो पत्थर कठोर होता है, जबकि रुई का फाहा या स्पंज नरम या मुलायम होता है। ये स्पर्श की बात है। नेक्स्ट पारदर्शिता को हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी, किसी वस्तु के पार या आर पार प्रकाश रोशनी जा सकती है या नहीं, इस आधार पर वस्तु को 3 भाग में बांटा जाता है। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि देखते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू है। क्या है? अपारदर्शी। पारदर्शी की बात करें तो साफ कांच या पानी जिसके आधार पर आर पार सब कुछ बिल्कुल साफ दिखता है, ये पारदर्शी है। पारभासी की बात करें तो बटर पेपर या तेल लगा हुआ कागज़ जैसे धुंधला दिखाई देता है, पारभासी है, दिखता है लेकिन धुंधला दिखता है। अपारदर्शी क्या है? लकड़ी का दरवाज़ा या दीवार जिसके पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है, ये अपारदर्शी का उदाहरण है। घुलनशीलता, सोलबिलिटी की बात करें तो कुछ सामग्रियाँ पानी में पूरी तरह गायब घुल जाते हैं और कुछ वैसे ही बनी रहती है, ये घुलनशीलता की कारण होता है। जैसे पानी में नमक या चीनी मिलाने पर पूरी तरह घुल जाते हैं, ये घुलनशीलता का है। और वहीं पानी में रेत, बालू या चौक का पाउडर मिलाने पर नीचे बैठ जाते हैं, घुलते नहीं हैं, ये अघुलनशील पदार्थ हुए। द्रव्य यानी मैटर की बात करें तो दुनिया का वह हर चीज़ जो थोड़ी सी जगह घेरती है, स्थान लेती है,
जिसमें अपना खुद का वजन यानी द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। उसके द्वारा घेरी गई जगह को आयतन कहते हैं। क्या है? कोई जो वस्तु है खुद जितना वजन या द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। इसके द्वारा घेरी गई जगह को आयतन यानी वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि हम लोग समझेंगे, आपकी किताब, स्कूल बैग, पीने का पानी और यहाँ तक कि हवा भी द्रव्य है, क्योंकि ये सभी स्थान घेरते हैं। द्रव्यमान यानी मास की बात करें, द्रव्यमान तो किसी वस्तु के अंदर कुल कितनी सामग्री या पदार्थ मौजूद है उसकी मात्रा की माप को द्रव्यमान कहते हैं। क्या है? मात्रा की माप को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि एक खाली बाल्टी में कम सामग्री होती है, इसलिए उसका द्रव्यमान कम होता है। लेकिन जब उसी बाल्टी को पानी से भर दिया जाता है तो उसमें पानी की मात्रा जुड़ने से उसका द्रव्यमान यानी वजन बढ़ जाता है। क्या होता है? उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, इसकी बात करें तो कोई वस्तु छूने या महसूस करने पर कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसी मात्रा या स्तर को हम ताप कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, ताप क्या है? कोई वस्तु को छूने या महसूस करने पर कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसकी मात्रा या स्तर को हम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप। अगर उदाहरण देखते हैं इसका, तो उबलता हुआ पानी बहुत गर्म होता है, इसलिए इसका ताप अधिक होता है, जबकि बर्फ़ बहुत ठंडी होती है, इसलिए इसका ताप कम होता है। तापमान स्केल की बात करें तो तापमान को अलग अलग पैमानों पर यानी स्केल पर मापा जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे दूरी को मीटर या मील में नापते हैं, इसके 3 मुख्य पैमाने हैं। तापमान को अलग अलग पैमाने या स्केल पर मापा जाता है, जैसे कि दूरी को मीटर या मील में नापते हैं, इसी प्रकार तापमान को मापने के लिए 3 मुख्य रूप से पैमाने हैं। क्या है 3 पैमाना? देखते हैं। पहला है सेल्सियस। क्या है? सेल्सियस स्केल, 0 डिग्री सेल्सियस या जो भी सेल्सियस होता है, सेल्सियस डिग्री स्केल। इसका उपयोग मौसम का तापमान बताने या पानी के उबलने का नाप में होता है। क्या होता है? मौसम का तापमान बताने या पानी जो उबलता है उसके नापने में प्रयोग होता है डिग्री सेल्सियस का। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, इसको F से डिनोट करते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर शरीर का बुखार नापने में होता है। क्या होता है? फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग कहाँ करते हैं हम? शरीर का बुखार नापने में। वहीं सेल्सियस डिग्री का प्रयोग करते हैं पानी को उबलता है उसको मापने के लिए या मौसम की टेम्परेचर मापने के लिए। नेक्स्ट है केल्विन, 3 नंबर है केल्विन। केल्विन का उपयोग हम वैज्ञानिक प्रयोग में और रिसर्च में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वैज्ञानिक प्रयोग और रिसर्च में। SI मात्रक की बात करें, SI यूनिट पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों द्वारा तापमान को नापने के लिए जिस एक मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई को तय किया गया है वह क्या है? केल्विन है। केल्विन जो है अंतर्राष्ट्रीय SI मात्रक दुनिया की पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों द्वारा तापमान को मापने के लिए एक मानक यंत्र है। क्या है? SI इकाई जो है अंतर्राष्ट्रीय इकाई को तय किया गया है वह केल्विन है। क्या है? SI मापने के लिए यूनिट जो है केल्विन जो है अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। जैसे कि प्रयोगशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तापमान का कोई डेटा दर्ज किया जाता है तो उसे डिग्री सेल्सियस के बजाय केल्विन में लिखा जाता है। प्रयोगशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई तापमान को डेटा में दर्ज करना होता है तो उसे हम डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि केल्विन में लिखा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें, क्लिनिकल थर्मामीटर, यह एक विशेष प्रकार का थर्मामीटर होता है जिससे केवल इंसानों के शरीर का तापमान यानी बुखार जांचने के लिए किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर जिसे हम फ़ारेनहाइट में प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब आपको बुखार आता है तो डॉक्टर आपके मुंह में या बगल आर्मपिट में जो कांच या डिजिटल थर्मामीटर लगाते हैं वही डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। सामान्य तापमान की बात करें, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त इंसान के शरीर का तापमान बिना किसी बीमारी के कितना होना चाहिए और उसका निश्चित मान यानी वैल्यू है सामान्य तापमान। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है वो सामान्य तापमान होता है। जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि थर्मामीटर में तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाता है तो इसका मतलब व्यक्ति को बुखार है। क्या है?
100 डिग्री फ़ारेनहाइट बताता है तो इसका मतलब व्यक्ति को बुखार है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में थर्मामीटर का प्रयोग देखें तो यह बहुत लंबा थर्मामीटर होता है। प्रयोगशाला का थर्मामीटर बहुत लंबा होता है जिसका उपयोग लैब में रसायन, पानी और अन्य वस्तु को बहुत कम या बहुत ज़्यादा तापमान को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जैसे कि यदि आपको उबलते हुए पानी का तापमान नापना हो तो जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो आप डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं कर सकते, वह टूट जाएगा। क्या होगा? वह टूट जाएगा। इसके लिए आपको प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग करना होगा। हम क्लास 6 का वीडियो देख रहे हैं, साइंस क्लास, तो आप बने रहिएगा वीडियो में और पूरा वीडियो शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। पूरा 6 क्लास का साइंस का बुक शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन मोड में हम लोग देख रहे हैं। वाष्पीकरण इवेपोरेशन की बात करें तो पानी गर्म होकर भाप गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे हम गीले कपड़े को धूप में सुखाते हैं तो कपड़ों का पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। क्या होता है? कपड़े सूख जाते हैं। जब गीला कपड़ा को धूप में हम सुखाते हैं तो उसमें से पानी भाप बनकर उड़ता है, वो क्या होता है? वो वाष्पीकरण होता है। जो पानी भाप बनकर उड़ता है वो क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। संघनन की बात करते हैं। संघनन कंडेंसेशन भाप यानी जलवाष्प का ठंडा होकर वापस पानी यानी द्रव की बूंद में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यह वाष्पीकरण का बिल्कुल उल्टा है। हम लोगों ने वाष्पीकरण में क्या देखा था? कोई भी कपड़ा, अगर गीला कपड़ा हम कहीं सुखाते हैं धूप में तो वो वाष्पीकरण होकर सूख जाता है, उसमें से जल जो है वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है। और संघनन उसका विपरीत है। जब हम वाष्प को ठंडा करके पानी, जब भाप या वाष्प को ठंडा करते हैं तो वापस वो पानी की बूंदें बदलने लगता है। इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। जैसे कि देखेंगे, फ्रिज से निकाली गई ठंडी पानी की बोतल की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंद जमा हो जाती है। हवा की भाप बोतल से टकराकर ठंडी हो जाती है। क्या होती है? हवा की भाप बोतल से टकराकर ठंडी हो जाती है, जो कि एक संघनन की प्रक्रिया है। जल की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ वाटर को देखते हैं हम लोग। इसका अर्थ है प्रकृति में पानी 3 अलग अलग रूप या अवस्था में मिल सकता है। क्या है? पानी जो है 3 अलग अलग रूप में मिलता है। उदाहरण के लिए हम लोग देख लेंगे कैसे 3 प्रकार मिलता है। तो यह है पहला, ठोस यानी सॉलिड फॉर्म में, जो कि बर्फ हुआ। द्रव लिक्विड पीने का पानी या नदी का पानी। गैस जलवाष्प या भाप। पानी का 3 स्वरूप कौन सा है? ठोस, द्रव और गैस। पानी 3 रूप में प्रकृति में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। अवस्था परिवर्तन की बात करें, चेंज ऑफ स्टेट, पानी को गर्म या ठंडा करके हम उसके रूप, अवस्था को एक दूसरे में बदल सकते हैं। पानी को हम गर्म या ठंडा करके एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे हम समझेंगे, जब बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वह पानी बन जाता है यानी ठोस से द्रव हो जाता है, और जब पानी को फ्रिज में ठंडा करते हैं तो वह बर्फ़ बन जाता है यानी द्रव से ठोस आ जाता है। इस प्रकार हम लोग देखें कि पानी को ठोस, द्रव से ठोस में बदला जा सकता है और ठोस से द्रव भी किया जा सकता है। वाष्पीकरण की दर की बात करें, रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो इसका अर्थ है कि पानी कितनी जल्दी भाप बनेगा, यह 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पानी जो है कितना जल्दी भाप बनेगा, यह 3 चीज़ पर निर्भर करता है। बर्तन का खुला हिस्सा यानी संपर्क क्षेत्र, हवा में पहले से मौजूद नमी और हवा की रफ्तार, ये 3 चीज़ डिसाइड करता है कि भाप कितना जल्दी बनेगा। बर्तन का खुला हिस्सा, हवा में पहले से मौजूद नमी और हवा की रफ्तार। जैसे हम समझेंगे, 1 कप में पानी रखने की तुलना में फर्श पर फैला हुआ पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसका संपर्क क्षेत्र यानी फैलाव बड़ा होता है। इसी तरह तेज पंखे के नीचे कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्या? तेज पंखे के नीचे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने अभी देखा है कि जितना ज़्यादा हिस्सा खुला क्षेत्र होगा, पानी में मौजूद नमी कम होगी, हवा की रफ्तार जितना अधिक होगा उतना जल्दी वाष्प बन जाएगा। शीतलन की बात करें, शीतलन प्रभाव यानी कि कूलिंग इफेक्ट, जब भी पानी भाप बनकर उठता है तो वह अपने पीछे वाली सतह को ठंडा कर देता है। क्या होता है? जब पानी भाप बनकर उठता है तो अपने पीछे वाले सतह को ठंडा कर देता है। जैसे कि गर्मियों में मटके यानी घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। क्या होता है? गर्मियों में मटके का पानी ठंडा होता है, क्योंकि मटके के छोटे छोटे छेदों से पानी बाहर आकर वाष्पीकृत हो जाता है। क्या होता है? पानी वाष्पीकृत हो जाता है।
जिससे मटका ठंडा हो जाता है और हमारे शरीर से पसीना सूखने पर भी ठंडक महसूस होता है। कैसे देखेंगे हम लोग उदाहरण में, जैसे कि समझेंगे कि मटका से पानी वाष्पित होता है तो ठंडा हो जाता है पानी, और जब पसीना चलता है शरीर पर तो वो हवा के वजह से वो पसीना जब सूखता है तो भी ठंडक महसूस होता है। ठंडक महसूस क्यों होता है? क्योंकि ये शीतलन प्रभाव होता है। बादल निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। क्लाउड, बादल का निर्माण यानी क्लाउड फॉर्मेशन। तो जब जमीन से भाप ऊपर आसमान में जाती है तो वहाँ ठंडी हवा के कारण संघनित होकर पानी की नन्ही बूंदें बन जाती है। क्या होता है? बादल कैसे बनता है? जब जमीन से भाप ऊपर आसमान में जाती है तो वह ठंडी हवा के कारण संघनित होकर पानी की नन्ही बूंदें बन जाती है, जो आपस में मिलकर बादल बनती है। जब ये बूंदें भारी हो जाती है तो बारिश या ओला के रूप में गिरने लगते हैं। क्या होता है? बादल कैसे बनता है? जब पानी नीचे से वाष्पित होकर आसमान में जाती है तो वहाँ ठंडा हवा के कारण संघनित हो जाती है और नन्ही नन्ही बूंदें बन जाती है, और ये नन्ही बूंदें जब आपस में मिलती है तो ये बादल बन जाती है, और ये बूंदें जब भारी होने लगती है तो बारिश या ओला के रूप में नीचे गिरती है। उदाहरण के थ्रू समझेंगे। सर्दियों के दिन में जब हम मुंह से हवा निकालते हैं तो वह बाहर की ठंड से धुंध जैसी दिखती है। क्या होता है? जब हम ठंड के दिन में मुंह से हवा निकालते हैं तो बाहर की ठंड की वजह से धुंध जैसी दिखती है। आसमान में बादल भी इसी तरह पानी की छोटी बूंदें के समूह होते हैं। जल चक्र को देखते हैं, वाटर साइकिल को। समुद्र और नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाना, बादल बनना, फिर बारिश बनकर वापस ज़मीन पर आना और नदियों के रास्ते दोबारा समुद्र में मिल जाना, यह चक्र लगातार चलता रहता है। इसी को जल चक्र कहा जाता है। जब समुद्र या नदी का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है तो बादल बनता है, फिर बारिश बनकर ज़मीन पर आता है और नदियों के रास्ते दोबारा फिर समुद्र में मिल जाता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है, इसे जल चक्र कहा जाता है। जैसे कि प्रकृति का एक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम है। प्रकृति का एक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम है जिसके कारण करोड़ों सालों से पृथ्वी पर पानी खत्म नहीं हुआ है। यही रिसाइकिल सिस्टम के कारण जो है पानी पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि पानी वाष्पित होकर बादल बनते हैं, पुनः बारिश होती है और पुनः फिर वह धरती पर आ जाते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया की बात करें, साइंटिफिक प्रोसेसेस, विज्ञान के इन नियमों जैसे वाष्पीकरण या संघनन को ठीक से समझने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें चीज़ों को ध्यान से देखना, सवाल पूछना, छोटे छोटे प्रयोग करना शामिल होते हैं। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे कि यह देखने के लिए कि नमक पानी में घुलता है या नहीं, कांच के गिलास में नमक का मिलाकर देखना, अवलोकन और प्रयोग करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर हम कांच के गिलास में नमक डालकर पानी में उसको घुलने के लिए देखते हैं तो नमक पानी में घुला कि नहीं, यह कांच के गिलास में साफ साफ हमको दिखेगा, जबकि यही स्टील के गिलास में नहीं दिखेगा। हस्तचयन, हाथ से चुनना, हैंड पिकिंग देखेंगे। अब हाथ से चयन की प्रक्रिया क्या है? जब मिश्रण में मौजूद अवांछित या खराब चीज़ों का आकार, रंग, रूप अलग होता है तो उन्हें हाथ से उठाकर अलग कर दिया जाता है। इसे हस्तचयन कहा जाता है। क्या? हस्तचयन कहा जाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, रसोई में खाना पकाने से पहले चावल या दाल में से छोटे छोटे पत्थर और कंकरों को हाथ से चुनकर बाहर निकाला जाता है। ये क्या है? ये हाथ से छानने की प्रक्रिया है। थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग सूखे पौधे या ठंडियों से अनाज के दाने को अलग करने के लिए उन्हें किसी भारी चीज़ या चट्टान पर पीटा जाता है। ये थ्रेसिंग कहलाता है। क्या होता है? जैसे कि देखेंगे, खेतों से कटाई के बाद गेहूं या धान के पौधे को लकड़ी के पट्टे पर रखकर पटककर दानों की डंडिया से अलग किया जाता है। ये थ्रेसिंग कहलाता है। अब तो थ्रेसिंग के लिए मशीन आ गया है, अब आधुनिक रूप से थ्रेसिंग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ओसाई या विनोइंग क्या है? ओसाई या विनोइंग हवा की मदद से किसी मिश्रण में से भारी और हल्के पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया ओसाई कहलाता है, जिसे इंग्लिश में विनोइंग कहते हैं। जैसे कि किसान किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर जब अनाज और भूसे के मिश्रण को नीचे गिराते हैं तो भारी अनाज सीधे नीचे गिरता है और हल्का भूसा हवा में उड़कर दूर चला जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओसाई कहलाती है। चालन क्या है? चालन यानी कि सीविंग
एक छलनी का उपयोग करके अलग अलग आकार के ठोस कणों को उनके साइज के अंतर के आधार पर अलग करने की प्रक्रिया चालन कहलाता है। जैसे हम समझेंगे, घर में छलनी से आटे को छानना, चोकर ऊपर रह जाता है और साफ आटा नीचे गिर जाता है। निर्माण स्थल पर बड़ी जाली से रेत को छानना ताकि कंकड़ अलग हो जाए। ये सब प्रक्रिया क्या है? ये सब प्रक्रिया चालन है। वाष्पीकरण क्या है देखते हैं। वाष्पीकरण इवोपोरेशन, किसी लिक्विड द्रव को गर्म करके भाप बना देना जिससे उसमें घुली हुई ठोस चीज़ नीचे बच जाती है। ये प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे कि समुद्र के पानी से नमक बनना, क्या वाष्पीकरण का उदाहरण है। समुद्र से पानी को छोटे छोटे गड्ढों में भर कर छोड़ देते हैं, धूप से पानी उड़ जाती है और नमक नीचे रह जाता है। ये प्रक्रिया वाष्पीकरण है। अवसादन क्या है? सेडिमेंटेशन है। क्या है अवसादन? सेडिमेंटेशन, किसी पानी या द्रव में भारी और अघुलनशील यानी कि ना घुलने वाले कणों को कुछ देर बाद बर्तन के नीचे बैठ जाना जो है अवसादन कहलाता है। जब किसी पानी या द्रव में हम रखते हैं कोई सामान, अगर भारी सामान होता है या अघुलनशील पदार्थ है तो पानी के नीचे बैठ जाता है तो क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। जैसे कि यदि आप मिट्टी वाले गंदे पानी को एक गिलास में थोड़ी देर बिना हिलाए रख दे तो भारी मिट्टी गिलास की तली यानी नीचे में बैठ जाती है, जबकि पानी वैसा ही रहता है। इसको हम अवसादन कहते हैं। निस्तारण क्या है? अवसादन के बाद नीचे बैठी हुई गंदगी को हिलाए बिना ऊपर के साफ पानी को धीरे से दूसरे बर्तन में पलट देना निस्तारण क्या होता है। जब कोई अवसाद नीचे बैठी हुई गंदगी नीचे बैठी हुई पानी को बिना हिलाए सीधे पानी को दूसरे बर्तन में डाल देना और गंदे सामान नीचे रह जाता है तो उसे अवसादन कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण से देखेंगे, गिलास में नीचे बैठी हुई मिट्टी को छोड़कर ऊपर के साफ पानी को दूसरे कप में धीरे धीरे उड़ेलना या पलटना जो है ये कहलाता है। निस्पंदन क्या है? फिल्ट्रेशन को देखते हैं। इसका अर्थ है कि किसी कपड़े, छलनी या फिल्टर पेपर का उपयोग करके पानी में मौजूद बहुत महीन यानी बारीक कचरे को पूरी तरह से छान कर अलग करना जो है फिल्ट्रेशन कहलाता है। जैसे सुबह छलनी की मदद से चाय की पत्तियों को चाय से अलग करना, वाटर प्यूरीफायर आरओ द्वारा पानी का छानना, ये सभी प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन कहलाता है। मथनी क्या है? किसी गाढ़े द्रव जैसे दूध या दही को तेज़ी से गोल गोल घुमाकर उसमें हल्की चीज़ों को ऊपर लाकर अलग करना मथनी कहलाता है। उदाहरण से हम लोग समझेंगे मथनी क्या है। जैसे कि दही को मथकर या राई से चलाकर मक्खन निकालना, मक्खन हल्का होने के कारण ऊपर तैरने लगता है, यह प्रक्रिया मथनी कहलाती है। नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबक का उपयोग करके ऐसे मिश्रण को अलग करना जिसमें एक चीज़ लोहे की हो और दूसरी चीज़ बिना लोहे को हो, तो ये चुंबकीय पृथक्करण कहलाता है। उदाहरण से हम लोग समझेंगे, जैसे कि रेत के अंदर लोहे की कील या पिन गिर जाए तो मिश्रण के ऊपर चुंबक घुमाने से सभी कील चुंबक में चिपक जाएगी और रेत नीचे रह जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सजीवों के वर्गीकरण और अंकुरण से संबंधित महत्वपूर्ण। तो वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हमारे चारों ओर मौजूद सभी चीज़ों को उनकी जैविक क्रियाओं या कामों के आधार पर दो मुख्य समूह में बांटा जाता है, यानी कि जिंदा चीज़ जो कि सजीव होता है और बिना जान वाली चीज़ जो कि निर्जीव होता है। वर्गीकरण के आधार पर दो मुख्य समूह हैं हमारे। तो क्या है? जिंदा चीज़ जो कि सजीव है और बिना जान वाली चीज़ जो कि निर्जीव है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधा और इंसान सजीव हैं चूँकि इसमें जान है। पत्थर, मेज, मोबाइल और गाड़ी ये निर्जीव हैं, ये बेजान है। नेक्स्ट देखते हैं सजीव की विशेषता क्या है। कोई वस्तु, सजीव की विशेषता है कि कोई वस्तु जीवित है या नहीं यह जानने के लिए कुछ खास लक्षण होते हैं। इनमें हिलना डुलना, भोजन करना, बढ़ना, सांस लेना, कचरा बाहर निकालना, बाहरी बदलावों को महसूस करना, बच्चे पैदा करना, अंत में मरना, ये सभी जो है सजीव वस्तु यानी सजीव की लक्षण है। क्या है? हिलना डुलना, भोजन करना, बाहरी बदलावों
को महसूस करना, सांस लेना, कचरा बाहर निकालना, बच्चे पैदा करना, अंत में मरना, ये सभी सजीव के लक्षण हैं। जैसे कि सांस लेना और बढ़ना। एक छोटा सा पिल्ला सांस लेता है और समय के साथ बड़ा होकर कुत्ता बन जाता है। जैसे कि हम लोग समझते हैं सांस लेना से कैसे होगा, तो एक पिल्ला, छोटा पिल्ला सांस लेता है और समय के साथ बड़ा होकर कुत्ता बन जाता है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जब आप छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो तुरंत बंद हो जाती है और यह बाहरी छूने के प्रति पौधा का असहारा है। क्या है? जब आप छुई मुई के पौधे को पत्तियाँ को छूते हैं तो वो तुरंत बंद हो जाती है। यह बाहरी छूने के प्रति पौधे का एहसास है। क्या है? एहसास है। जीवन काल यानी कि लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हर सजीव अपने पैदा होने से लेकर मरने तक के समय तक अलग अलग शारीरिक बदलाव और चरणों से गुजरता है। इसे जीवन काल कहते हैं। जैसे कि एक तितली का जीवन काल, पहले वह अंडा होती है, फिर वह कैटरपिलर लार्वा बनती है, फिर प्यूपा और अंत में एक सुंदर उड़ने वाली तितली बन जाती है। इसी तरह इंसान बच्चे से वयस्क और बूढ़ा बनते हैं। इंसान बच्चे से वयस्क और बूढ़ा बनते हैं। ये सभी उदाहरण हैं। नेक्स्ट है जैसे कि अंकुरण की शर्तें, कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। एक सूखे और शांत बीज को जागने यानी कि उसमें से छोटा पौधा निकलने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। इसके बिना बीज कभी नहीं उगेगा। तो पौधे को देख लेते हैं। जैसे कि आप यदि चने के बीज को गीले कपड़े में लपेटकर खुली हवा यानी ऑक्सीजन और सतही तापमान गर्मी में रखेंगे तो अंकुरित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें सूखी डिब्बी में बंद करके रखेंगे या उबलते पानी में डाल देंगे तो वो अंकुरित नहीं होंगे। नेक्स्ट है अंकुरण की दिशा। जब एक बीज नया पौधा बनकर फूटता है, बीज से नया पौधा फूटता है तो उसके अंगों के बढ़ने की दिशा हमेशा पहले से तय प्राकृतिक होती है। जैसे समझेंगे कैसे उनके अंगों के बढ़ने की दिशा हमेशा पहले से तय होती है। जब आप बीज को मिट्टी में चाहे वह टेढ़ा भी मेढ़ा बोए, उसकी जड़ें हमेशा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे अंधेरी मिट्टी की ओर ही जाएंगी और उसका तना यानी प्रवाह रोशनी की तलाश में हमेशा ऊपर आएगा, आसमान की ओर ही बढ़ेगा। ये पहले से तय दिशा हुआ कि जड़ जो है हमेशा नीचे ही जाएगा और अंधेरे मिट्टी की ओर जाएगा, जबकि उसका तना जो है रोशनी की तरफ हमेशा आसमान की ओर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जैसे कि पौधों का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट देखते हैं। एक पौधा सफ़र बीज से फूटने से लेकर दोबारा नए बीज बनने तक का कई चरण से गुजरता है। ये पौधे का जीवन चक्र है। जैसे कि टमाटर का पौधा पहले एक छोटा सा अंकुर बनता है, फिर वह बड़ा होकर पौधा बनता है, उसमें पीले फूल आते हैं और अंत में टमाटर का फल बनता है जिसके अंदर नए बीज बनते हैं। यानी कि पौधा बीज से ही फिर पौधा से बीज बन जाता है। जंतु का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल की बात करें तो जीवों का जीवन बच्चों के जन्म से शुरू होता है जो बड़े वयस्क होकर बनते हैं, अपने जैसे नए जीव पैदा करते हैं और अंत में बूढ़े होकर मर जाते हैं। जनन के कारण ही उनकी प्रजाति दुनिया में बनी रहती है। जैसे कि गाय एक बछड़े को जन्म देती है, वह बछड़ा बड़ा होकर बड़ी गाय या बैल बनता है और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये जीवन चक्र है एनिमल का। मच्छर का जीवन चक्र की बात करें, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, तो मच्छर का जीवन सीधे उड़ने वाले रूप में नहीं शुरू होता है बल्कि वह 4 बिल्कुल अलग अलग रूपों से होकर गुजरता है। समझेंगे कि 4 रूप कौन सा है। जैसे कि मादा मच्छर ठहरे हुए पानी में अंडे देती है। अंडे से छोटे कीड़े जैसे लार्वा निकलते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं। फिर वे प्यूपा यानी शांत अवस्था में बदलते हैं और अंत में प्यूपा का कवच तोड़कर एक उड़ने वाला वयस्क मच्छर बनता है। मच्छर का 4 जीवन चक्र जो है 4 क्रम में है। जैसे कि ठहरे हुए पानी में अंडे देना, फिर से लार्वा निकलना, लार्वा का प्यूपा में बदलना और प्यूपा से अंत में वयस्क मच्छर बन जाना। मेढक का जीवन चक्र की बात करें, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, मेढक भी ये पानी से शुरू होकर ज़मीन तक का सफ़र अलग अलग रूप में पूरा करता है। जैसे कि
मेढक के अंडे से मछली जैसे दिखने वाला टेडपोल निकलता है, जिसकी पूँछ होती है और वह पानी में सांस लेता है। धीरे धीरे उसके पैर निकलते हैं और पूँछ छोटी हो जाती है, जिसे मडुकक यानी कि फ्रॉगलेट कहते हैं। अंत में वह बिना पूँछ वाला वयस्क मेढक बनकर ज़मीन में कूदने लगता है। तो मेढक यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मेढक का जो है मेढक का जो पूँछ छोटी हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, धीरे धीरे उसके पैर निकलते हैं तो पूँछ छोटी हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग मंडूकक यानी कि फ्रॉगलेट। क्या कहते हैं, मंडूकक फ्रॉगलेट। बहुत नया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। इसको देख लेते हैं। कायांतरित या मेटामॉर्फोसिस को कुछ जीवों के बच्चे जन्म के समय अपने माता पिता जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। बड़े होते समय उनके शरीर की बनावट, आकार, रहने की दिशा में अचानक और बड़ा बदलाव आता है, उसे कायांतरण कहते हैं। कायांतरण क्या होता है, जैसे कि कुछ जीव के बच्चे जन्म के समय अपने माता पिता जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हैं और बड़े होकर बनावट, आकार की जगह में शरीर की बनावट और आकार रहने की जगह में हुए अचानक बड़ा बदलाव आता है, उसे कायांतरण कहते हैं। जैसे समझेंगे कि पानी में तैरने वाला टेडपोल जिसकी पूँछ होती है और मछली जैसे दिखता है। जैसे कायांतरण क्या है उसी का उदाहरण है। जैसे पानी में तैरने वाला टेडपोल जिसकी पूँछ होती है और मछली जैसी दिखती है, कायांतरण के बाद पूरी तरह बदलकर फेफड़ों और 4 पैर वाले मेढक बन जाते हैं, जो ज़मीन पर रह सकता है। जैसे कि मेढक का टेडपोल जो होता है उसमें पूँछ होती है और वह मछली के जैसे दिखता है, लेकिन जब वह बड़ा होता है, पैर निकलते हैं, तो वो टेडपोल जो है मेढक में बदल जाता है। ये अचानक बदलाव ही कायांतरण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। वे सभी उपयोगी चीज़ें जो हमें सीधे प्रकृति यानी इन्वायरमेंट से मिलती है और जिन्हें जीवित रहने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है, वे सभी चीज़ें जो हमें सीधे प्रकृति से मिलती है और जिन्हें जीवित रहने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हम समझेंगे कि सांस लेने के लिए हवा यानी वायु, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खेती के लिए मिट्टी और धूप से मिलने वाले सौर ऊर्जा, इन्हें इंसानों ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति का ही देन है। क्या है, हवा, जल, मिट्टी और ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा, ये इंसान द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि ये प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन की बात करें, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जब मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों का रूप बदलकर नई चीज़ बनाता है, तो उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जब भी मनुष्य अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों का रूप बदल देता है और अपने हिसाब से उसको बनाता है, तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे हम देख लेंगे मानव निर्मित संसाधन क्या क्या है। प्रकृति से मिली लकड़ी, लोहे का उपयोग करके इंसान द्वारा बनाए गए घर, स्कूल, सड़क, गाड़ियाँ और पुल, ये सभी मानव निर्मित संसाधन हैं। हम लोगों ने क्या देखा, प्राकृतिक संसाधन में क्या है, जल, प्राकृतिक संसाधन में जल है, मिट्टी है, क्या है, जल, मिट्टी, वायु है, क्या है, जल, मिट्टी, वायु, ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन है। जबकि घर, स्कूल, सड़क और गाड़ियाँ जो है, ये पुल, ये मानव निर्मित संसाधन है। क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संसाधन के प्रकार क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, प्रकृति में मिलने वाले संसाधन को इस आधार पर 2 मुख्य भाग में बांटा जाता है कि वे इस्तेमाल करने के बाद दोबारा कितना जल्दी बन सकते हैं। प्रकृति से मिलने वाले संसाधन को इस आधार पर 2 मुख्य भाग में बांटा जाता है। प्राकृतिक संसाधन को कितना बांटा जाता है, 2 मुख्य भाग में बांटा जाता है कि वे इस्तेमाल करने के बाद दोबारा कितनी जल्दी बन सकते हैं। जैसे कि इन्हें नवीकरणीय यानी कि रीन्यूएबल और अनवीकरणीय नॉन रीन्यूएबल संसाधन में वर्गीकृत किया जाता है। 2 प्रकार के संसाधन को वर्गीकृत किया गया है, एक नवीकरणीय है, दूसरा था अनवीकरणीय। समझते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन क्या है। वे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होते या जो इस्तेमाल होने के बाद प्राकृतिक रूप से बहुत जल्दी दोबारा बन जाते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ये
नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या है, नवीकरणीय के स्रोत क्या हैं और नवीकरणीय के स्रोत क्या हैं। तो हम अच्छे से समझ लेते हैं। नवीकरणीय हुए हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, इस्तेमाल होने के बाद भी प्राकृतिक रूप से बहुत जल्दी दोबारा बन जाते हैं। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है और पवन हवा जो है ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय है। आप जितनी चाहे धूप या हवा का इस्तेमाल कर ले, ये अगले दिन फिर से उतना ही मात्रा में मिलता है, इसलिए ये नवीकरणीय ऊर्जा है। वहीं हम अनवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, संसाधन की, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, वे संसाधन हैं जिनका भंडारण धरती पर सीमित यानी फिक्स है। एक बार इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाने के बाद इन्हें दोबारा लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को हम लोग क्या देखे थे, ये समाप्त होने वाला नहीं है। नवीकरणीय समाप्त होने वाला नहीं है, जबकि अनवीकरणीय जो है समाप्त हो जाएगा। ये सीमित होते हैं और नवीकरणीय सीमित नहीं होते हैं और नवीकरणीय सीमित होते हैं। नवीकरणीय में हम लोगों ने देखा था सूर्य की ऊर्जा था, रोशनी था और वायु था, जल था, ये नवीकरणीय है। वहीं अनवीकरणीय इसमें देखेंगे जैसे कि ये पेट्रोल, डीजल, कोयला, एलपीजी गैस। यदि धरती के नीचे का सारा पेट्रोल एक बार ख़त्म हो गया तो इसे तुरंत दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसलिए जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। और नवीकरणीय में क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पेट्रोल, डीजल, कोयला और एलपीजी ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। विवेकपूर्ण उपयोग की बात करें, चूँकि सभी जीव जीवित रहने के लिए इन संसाधनों पर निर्भर हैं और कई संसाधन सीमित हैं, इसलिए इन्हें हम बिना बर्बाद किए समझदारी से खर्च करने चाहिए। जैसे कि कमरे से बाहर जाते समय बिजली के पंखे और लाइट बंद करना चाहिए, चूँकि ये सीमित संसाधन है। ब्रश करते समय नल खुला न छोड़ना, कम दूरी के लिए पैदल जाकर पेट्रोल को बचाना, ये सभी हमें जीवित रहने के लिए संसाधन को बचाए रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मांड और सौर परिवार, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तारामंडल क्या है, तारामंडल यानी कि कॉन्स्टेलेशन, रात में आसमान में दिखने वाले तारों के वे समूह जो एक खास और पहचानी जा सकने वाली आकृति यानी पैटर्न बनाते हैं, उसे तारामंडल कहते हैं। तारामंडल क्या है, आसमान में रात में जो दिखता है तारा का समूह एक खास और पहचानी जा सकने वाली आकृति बनाता हो, उसे तारामंडल कहते हैं। जैसे कि सप्तऋषि मंडल, जो आसमान में 7 तारों के समूह से एक बड़े चम्मच या करछी जैसी आकृति बनता हुआ दिखाई देता है। सप्तऋषि मंडल क्या है, आसमान में 7 तारों का समूह है जो कि चम्मच या करछी जैसी आकृति बनाता हुआ दिखाई देता है। ध्रुव तारा क्या है, पोल स्टार, यह आसमान में एक ऐसा चमकीला तारा है जो कभी अपनी जगह नहीं बदलता और हमेशा ठीक उत्तर दिशा के ऊपर दिखाई देता है। ध्रुव तारा क्या है, यह आसमान में एक चमकीला तारा है जो कभी अपनी स्थान नहीं बदलता है, हमेशा ठीक उत्तर दिशा में ऊपर दिखाई देता है। जैसे कि पुराने ज़माने में जब जीपीएस या कंपास नहीं था, तब रात्रि में यात्रा करने वाले लोग ध्रुव तारे को देखकर उत्तर दिशा का पता लगाते। देखिए कितना अभी विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है। पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग जीपीएस जब नहीं था, कंपास नहीं था, उस समय यात्रा करते समय ध्रुव तारे के सहारा जो है अपना दिशा का पता लगाते थे। सूर्य के बारे में देखते हैं। सन, सूर्य कोई अनोखी चीज़ नहीं बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद अरबों तारों में से ही एक तारा है जो गैसों का एक दहकता हुआ गोला है और हमें गर्मी व रोशनी देती है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। देखिए यहाँ सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। इसको हम लोग देखेंगे, सूर्य एक तारा है। जैसे हम लोग समझेंगे कि रात में दिखने वाला तारा खुद की रोशनी से चमकते हैं, वैसे ही सूर्य भी अपनी खुद की ऊर्जा और प्रकाश से चमकता है। पृथ्वी पर जीवन इसी तरह से इसी वजह से है। क्या है, जैसे रात में दिखने वाला तारा खुद की रोशनी से चमकते हैं, वैसे ही सूर्य भी अपनी खुद की ऊर्जा और प्रकाश से चमकता है, इसलिए सूर्य एक तारा है। पृथ्वी पर जीवन इसी की वजह से यानी कि सूर्य की वजह से
है। ग्रह प्लैनेट्स की बात करें, अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाले बहुत बड़े और गोल पिंड ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होते हैं, वे सूरज के चक्कर लगाते हैं, उसे ग्रह कहा जाता है। ग्रह यानी प्लैनेट क्या है? अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाले बहुत बड़े और गोल पिंड जिनके पास खुद की ऊर्जा नहीं होती है और ऊर्जा के चक्कर वे सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं, उसे ग्रह कहा जाता है। जैसे कि हमारे पृथ्वी एक ग्रह है जिसके पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, यह सूरज से ही प्रकाश और गर्मी प्राप्त करती है। कैसे समझेंगे? ग्रह पृथ्वी एक अर्थ एक ग्रह है जिसके पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, यह सूरज से प्रकाश और गर्मी दोनों प्राप्त करती है। नेक्स्ट है सौर परिवार के 8 ग्रह। सौर परिवार के 8 ग्रह 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सूरज से दूरी के हिसाब से हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह एक निश्चित क्रम में चक्कर काट रहे हैं। क्या है? सूरज से दूरी के हिसाब से हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह ऐसे हैं जो कि निश्चित क्रम में चक्कर काट रहे हैं। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे, सूरज के सबसे पास बुध यानी मरकरी है और सबसे दूर वरुण नेपच्यून है। हमारी पृथ्वी सूरज से दूरी के मामले में तीसरे नंबर पर आती है। सबसे पहले क्या है? बुध है, उसके बाद फिर शुक्र आता है, तब पृथ्वी आता है। सबसे पहले पास सूरज के पास सबसे पहले बुध है और सबसे अंतिम में वरुण यानी नेपच्यून है। पृथ्वी की परिक्रमा की बात करें, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ अपनी एक पूरी राउंड यानी चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसे 1 वर्ष कहा जाता है। 1 वर्ष क्या होता है? तो 1 वर्ष होता है जब पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ अपनी एक राउंड पूरा करती है यानी एक चक्कर पूरा करती है और उसे पूरा करने में जितना समय लगता है उसे 1 वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर काटने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लगता है, जिससे हमारे यहाँ साल बदलते हैं और मौसम बदलता है। क्या है? पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगता है? 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लगता है, जिससे कि हमारे यहाँ साल बदलते हैं और मौसम में बदलाव आता है। उपग्रह की बात करें, सैटेलाइट जिस तरह ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से छोटे पिंड ग्रहों के चक्कर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या होता है? सूरज का जो चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं और उसी प्रकार जो है छोटे पिंड ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को ग्रह कहते हैं और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहते हैं। जैसे कि उपग्रह 2 तरह के होते हैं। उपग्रह 2 तरह के होते हैं, एक जो प्रकृति ने बनाए हैं जैसे चंद्रमा, और दूसरा इंसानों ने रॉकेट से भेजे हैं जैसे मौसम की जानकारी देने वाले सैटेलाइट। उपग्रह क्या है? एक प्राकृतिक रूप से होता है, एक मानव निर्मित है। प्रकृति से बनाए हैं जैसे चंद्रमा प्राकृतिक ग्रह है, और दूसरा जो इंसान रॉकेट से भेजते हैं मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए सैटेलाइट, वे भी उपग्रह हैं। चंद्रमा की बात करें, द मून, तो ये इसका अर्थ है कि यह पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक साथी या पड़ोसी पिंड है जो लगातार हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक साथी या पड़ोसी पिंड है जो लगातार हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। रात में चमकने वाला चंद्रमा पृथ्वी का एक लगभग चक्कर लगाने में 27 दिन का पूरा समय करता है। इसके पास भी अपनी रोशनी नहीं होती है, यह सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करता है। चंद्रमा क्या है? यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक साथी यानी पड़ोसी पिंड है जो लगातार हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। रात में चमकने वाला यह चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इसके पास भी अपनी रोशनी नहीं होती है और सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं सौर परिवार का गठन। दोस्तों, आप अगर इस वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हम इस वीडियो में क्लास 6 के साइंस का वीडियो देख रहे हैं, जो कि फुल वीडियो का जो है शॉर्ट एनालिसिस इसमें किया गया है, जो कि एग्ज़ाम के मद्देनज़र बहुत फ़ायदेमंद होगा। सौर परिवार का गठन देखते हैं। सूर्य उसके 8 ग्रह, उनके उपग्रह और अंतरिक्ष में घूमने वाले अन्य छोटे पत्थर जैसे क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु से मिलकर
एक बड़ा परिवार बनता है। यह पूरा परिवार हमारी आकाशगंगा का एक बहुत सा छोटा बिंदु है। सौर परिवार क्या है? सूर्य, उसके 8 उपग्रह, 8 ग्रह और उसके उपग्रह और अंतरिक्ष में घूमने वाले अन्य छोटे पत्थर, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु मिलकर जो परिवार बनता है, यही सौर परिवार कहलाता है। सौर परिवार आकाश का बहुत छोटा सा बिंदु है। जैसे कि आप एक संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली की तरह समझ सकते हैं, जहाँ सूर्य दादाजी यानी मुखिया हैं और बाकी सभी ग्रह उपग्रह उनके बच्चे हैं जो इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ये सभी हैं। सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम और महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देख लेते हैं, जो कि सूर्य से लगे 8 ग्रह जो हैं उनको देख लेते हैं। सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम, पहला आता है बुध। क्या है? पहला है बुध। बुध यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध क्या है? 8 ग्रह जो है सूर्य के पास हैं, उनका दूरी देख लेते हैं हम लोग बढ़ते क्रम में। उसमें फर्स्ट है बुध। यह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है और यह आकार में सबसे छोटा, और यहाँ दिन बहुत गर्म और रात बहुत बर्फीली होती है। बुध जो है ग्रह, इसका क्या है? ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, आकार में छोटा है, दिन बहुत गर्म और रात बहुत बर्फीली होती है। सेकंड नंबर पर है शुक्र। शुक्र यानी वीनस, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। घने बादलों के कारण यह मौसम सौर का सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। क्या? सांझ का भी तारा कहते हैं। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा भी कहते हैं। घने बादलों के कारण सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है, और सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसे कहा गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी। 3 नंबर पर क्रम में पृथ्वी आता है, अर्थ, हमारा घर। पूरे सौर मंडल में केवल इसी ग्रह पर जीवन, पानी और हवा मौजूद है। क्या है? पृथ्वी पर जीवन, पानी और हवा मौजूद है, जो कि कोई भी ग्रह पर इतना नहीं है। नंबर 4 क्रम पर आता है मार्स यानी कि मंगल। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या लाल ग्रह कहा जाता है? क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड, लोहा की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होने लगता है। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है बृहस्पति। क्रम 5वें पर है बृहस्पति, जुपिटर। यह पूरे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। यह इतना बड़ा है कि इसमें बाकी सारे ग्रह समा सकते हैं। बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है कि इसमें बाकी सभी ग्रह समा सकते हैं। नंबर 6 पर है शनि ग्रह। क्या है? शनि यानी स्टर्न। यह अपने चारों ओर बने सुंदर छल्लों यानी रिंग्स के कारण सबसे अलग और आकर्षक दिखाई देता है। यूरेनस नंबर 7 पर है। यूरेनस क्या है? यूरेनस है नंबर 7 पर। यह एक बहुत ठंडी गैस का गोला है। इसे हिंदी में अरुण भी कहते हैं। यूरेनस को हिंदी में अरुण कहा जाता है। यह बहुत ही ठंडा गैस का गोला है। नंबर 8 पर है अंतिम ग्रह वरुण, नेपच्यून। यह सूर्य का सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। यहाँ बहुत तेज बर्फीली हवाएं चलती है। सबसे दूर पर ग्रह है वरुण, और सबसे नज़दीक क्या था? सबसे नज़दीक बुध है। सबसे नज़दीक बुध और सबसे दूर वरुण है। तो ये था हम लोग का क्लास 6 का ऑल चैप्टर। क्लास 6 का हमने ऑल चैप्टर देख लिया है। ऑल चैप्टर साइंस का पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अंत में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।